हेलो गाइस, कक्षा 9 विज्ञान में का अध्याय नंबर 3 आज हम पढ़ाएंगे। परमाणु एवं अणु के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसके लिए आपको यहाँ तक का कोर्स में आपका यूपी बोर्ड जो है, यहाँ तक का कोर्स में है सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ तक का सूत्र है आपके यहाँ। और आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना ये यूपी बोर्ड के कोर्स में नहीं है, इतना यूपी बोर्ड के कोर्स में नहीं है, यहाँ तक का आपका कोर्स में है। तो हम आपको सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन हम कराएंगे। तो सबसे पहले होता था कि परमाणु जो है, महर्षि कर्णाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण है। जो महर्षि कर्णाद ने ये बताया था कि प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं और हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होने चाहिए, तथा अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको विभाजित नहीं किया सकता, वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस विभाजन सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु की संज्ञा दी थी। इस तरह से धीरे धीरे परमाणुओं की परिभाषा बदलती चली गई और लास्ट में इन्होंने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया कि पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जो रासायनिक रूप जो अविभाज्य होता है उसी को परमाणु हम कहते हैं। तो लावाइस एवं जोसेफ एल ग्राउस्ट ने बहुत अधिक मेहनत करके के पश्चात रासायनिक संयोग के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। तो इस तरह हम देखते हैं, यहाँ से नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ से नोट्स लिखना है। रासायनिक संयोजन के नियम वैज्ञानिकों लावाइस एवं जोसेफ एल ब्राउट बहुत अधिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम इन्होंने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव अविनाशी है, द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अवकारकों, यानी जो रासायनिक अपक्रिया से पहले ले रहा है वो अवकारक है, अवकारकों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों या बचने वाले पदार्थों के द्रव्यमानों के में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अपक्रिया से पहले तथा बाद में पदार्थों के द्रव्यमान का योग सदैव बराबर रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, आपको यहाँ से नोट बनाना है। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो नोट्स में आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है, इसको हम गर्म करते हैं या तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब ये अभिकारक है, इधर वाले बाएं साइड में लिखे हुए अभिकारक हैं और दाहिने साइड में लिखे हुए उत्पाद हैं। यदि अभिकारक का कुल द्रव्यमान निकाला जाए और उत्पाद का कुल द्रव्यमान निकाला जाए तो दोनों का द्रव्यमान जो होता है, दोनों के द्रव्यमानों का योग जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि पदार्थ को ना तो द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नोट्स में आपको यहाँ से लिख लेना है। विषय विज्ञान अध्याय नंबर 3 है, परमाणु अणु है। रासायनिक संयोजन के नियम के हमने बता दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने आपको बता दिया। यहाँ से इसका नोट्स बनाते चले जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो उसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नंबर आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम होता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि तत्वों को चाहे जिस विधि से बनाया जाए, यानी जल, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक द्रव्यों का यौगिक है। यौगिक क्या है? जल एक यौगिक है। किसके द्वारा बनता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक तत्वों का यौगिक है। ये चाहे नदी से प्राप्त हो, कुएं से प्राप्त हो, समुद्र से, वर्षा से आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के
संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त किया जाता है। किसी भी विधि से प्राप्त जल के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान सदैव 1:8 के अनुपात में होते हैं। यानी स्थिर अनुपात स्थिर रहता है। यानी जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से बना है। जल का ये होता है H2O होता है, ये H2O होता है आपका जल। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से मिलकर बना होता है और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के अनुपात में होता है। वैसे इसका 1×2 + 16 होता है, तो 2 + 16 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 16 अणु मिलकर जल के अणु बनाते हैं। तो इसको अगर 2 से भाग कर देंगे तो 1:8 के अनुपात में ये क्रिया करके 1:8 का अनुपात में ये हमेशा संयोग करते हैं। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम होता है यानी अगर एक यौगिक बनता है तो उसका अनुपात जो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का 1 अणु बनाता है और वो अणु जो बनता है वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एक उदाहरण भी दे देना है यहाँ से यहाँ तक का। अब आइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वैसे वास्तव में डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो सारी के सारे परमाणु सिद्धांत फेल हो गए, लेकिन चूंकि रास्ता डाल्टन ने दिखाया था इसलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। डाल्टन साहब कहते हैं सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए डाल्टन साहब ने? तो पहला है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव्य हैं चाहे ठोस द्रव गैस हो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। उनके अनुसार क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। लेकिन आधुनिक खोज क्या कहती है? परमाणु विभाज्य है। लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होता है और न ही उनका विनाश करता है। यानी रासायनिक अपक्रिया में न तो भाग लेता है और न ही उनका विनाश करता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये डाल्टन ने कहा था। तो डाल्टन के ये सिद्धांत चूंकि आजकल बिल्कुल फेल हो गए हैं, लेकिन चूंकि डाल्टन ने सबसे पहले नियम दर्शाया था इसलिए उनको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। और डाल्टन साहब आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग के यौगिक निर्मित करते हैं। पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या जो है निम्न प्रकार निश्चित होती है। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। यानी उनकी संख्या जो होती है वो एक प्रकार से निश्चित होती है। ये एक प्रकार से निश्चित होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या कमी थी? उन्होंने जितनी अपना सिद्धांत दिया वो सारे के सारे फेल हो गए। डाल्टन कहते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां निम्नलिखित हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आधुनिक खोजें क्या कहती है? परमाणु विभाज्य है। परंतु आधुनिक मत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। विशेष परिस्थितियों में 3 प्रकार से मूल कण पाए जाते हैं। वैसे तो परमाणु के सारे कई मूल कण पाए जाते हैं, लेकिन 3 मूल कण मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, में विभाज्य रहता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस बात को समझाने में असफल रहा कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस बात को समझाने में असफल रहा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने कुछ पदार्थ गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ के गुणधर्म समान होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अब ये आधुनिक खोजें कहते हैं कि ये भिन्न भिन्न होते हैं। चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट सभी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। चारकोल हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सभी एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, होने पर भी गुणधर्म में भिन्न होते हैं। यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बने लेकिन गुणधर्म में भिन्न है। डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। आधुनिक मत के अनुसार एक ही परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है।
डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है, लेकिन आधुनिक खोजें क्या कहती हैं? आधुनिक मत के अनुसार एक ही परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न, जैसे क्लोरीन 35 और 37 दो परमाणु भार वाले क्लोरीन भी पाए जाते हैं। डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आधुनिक मत के अनुसार भिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान एक ही हो सकते हैं। डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक खोजें क्या कहती है? जब संभारिकों की खोज हो गई तो ये सिद्ध हो गया कि आधुनिक मत के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एक जैसे हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान जो है एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये संभारिकों की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप लिख लेंगे। बहुत अच्छा नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है और मैं इसको बताते चला जा रहा हूँ। आप लोग जो है अगर वीडियो को स्लो करना है तो स्लो करके लिख लीजिए। अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो एक बार केवल पढ़ के भी काम चला सकते हैं। वीडियो में रखिए और हमेशा उसको पढ़ते रहिए। अगर आपको चैनल समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसको बनाने में हमको बहुत टाइम और मेहनत का काम करना पड़ता है। और अपने से साथियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं और जैसे ही बेल आइकन को दबाएंगे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। डाल्टन के अनुसार परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्मित किया जा सकता है। आधुनिक मत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। अब डाल्टन के अनुसार क्या है? परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है लेकिन उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक खोजें क्या कहती है? परमाणु को एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। अब परमाणु क्या है? किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग ले लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उस तत्व का परमाणु कहलाता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं से जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं, जब लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाती है, जिसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को समानता नैनोमीटर में नापा जाता है, यानी 10⁻9 नैनोमीटर बराबर होगा 1 नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर होगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब अपेक्षित आकार त्रिज्या उदाहरण, अब हाइड्रोजन के अणु की त्रिज्या होती 10⁻10 मीटर में है ये। जल अणु की त्रिज्या होती 10⁻9। हीमोग्लोबिन अणु जो होता है 10⁸ होता है। रेत कण की त्रिज्या होती 10⁻⁴। चींटी की त्रिज्या होती 10⁻3। सेब की त्रिज्या होती 10⁻1। तो ये कुछ डाटा आपको दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको ये देख लेना है। जब एक परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे नगण्य मान सकते हैं तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से मिलकर बना है। हमारा पूरा विश्व जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं। हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। हम आधुनिक तकनीक की सहायता से तत्वों को, सतहों को, आकर्षित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब किसी भी तत्व का अगर प्रतिबिंब लिया तो इस तरह से हमको तत्व जो है वो दिखाई देते हैं। या हमने मान लीजिए सिलिकॉन तत्व का प्रतिबिंब ले लिया तो सिलिकॉन तत्व का प्रतिबिंब ये है, इस तरह से इसके सिलिकॉन तत्व के प्रतिबिंब आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब विभिन्न तत्वों के परमाणु की आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तत्वों को लंबे नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त चिन्ह संकेत कहलाते हैं। अब तक 118 तत्वों की जानकारी जो है प्राप्त हो चुकी है। 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। रासायनिक विज्ञान में ज्ञात इन सभी तत्वों को नामांकन का कोई आधार नहीं है।
विभिन्न तत्वों के आविष्कारों ने अपनी भाषा में प्रत्येक के नाम रखे हैं। तत्वों का पूरा नाम लिखना समय का नष्ट करना होता है। तत्वों के पूरे नाम के स्थान पर संक्षिप्त नाम लिखते हैं, जिन्हें तत्व का संकेत कहते हैं। यानी संक्षिप्त नाम लिख लेते हैं, जिसे हमें तत्व का संकेत कहते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले देख लीजिए, यहाँ से आपको लिख लेना है। पहले क्या था, पहले उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये प्रतीक दिया आपका, ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन को इस तरह से बना दिया, फास्फोरस को ऐसे बना दिया, कॉपर को ऐसे बना दिया, गोल्ड को ऐसे बना दिया, कार्बन को ऐसे बना दिया, सल्फर को ऐसे, इस तरह से सीसा वगैरह, प्लेटिनम वगैरह को इस तरह से उन्होंने तत्वों का प्रतीक चिन्ह मान लिया। ठीक है, पहले प्रतीक चिन्ह ये माना जाता था, पहले ये प्रतीक प्रयोग किया, जो प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित नाम को इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। वर्जिलियस ने तत्वों को ऐसे सुझावा है जो उन तत्वों के नामों से एक अधिक अक्षर से प्रदर्शित होता था। अब डाल्टन द्वारा सुझाया गया इसको तत्वों के, पहले ये हो गया, डाल्टन द्वारा ये सुझाया गया था कि इस तरह से रख दिया जाए, लेकिन जब तत्वों की ज़्यादा खोज हो गई तो इस तरह से मानना गलत हो गया, और विभिन्न तत्वों को उनके नाम के पहले अक्षर या नाम के पहले या दूसरे अक्षरों के प्रयोग से हम तत्वों का नाम देने लगे। ये पुराना प्रणाली हो गया। तो इस पुरानी प्रणाली को लिखकर इसको भी थोड़ा सा बना लेना है, आपको कापी में थोड़ा सा बना लेना है, ज़्यादा नहीं बना लेना है। तो इसके बाद ये आपका आ जाता है। अब तत्वों की आधुनिक प्रणाली क्या है? तत्वों की आधुनिक प्रणाली ये है, संकेतों के प्राचीन प्रणाली में आप ये संकेतों के प्राचीन प्रणाली लिख लेंगे, और संकेतों के प्राचीन प्रणाली में या इसकी फ़ोटो डाल देंगे, यहाँ पर फ़ोटो इसकी बना के इसको लिख लेंगे, यहाँ प्राचीन प्रणाली है। तो अब ये मान नहीं है, इसको बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो संकेतों की आधुनिक प्रणाली क्या है? जे वर्जिलिस ने 1814 ईस्वी में संकेतों की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किया था, जो कि तत्वों के संकेत लिखते ही एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। ये प्रणाली आज भी प्रचलित है, जिसके अनुसार किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन तथा सल्फर हो गया। जब कई तत्वों का नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होता है तो प्रत्येक के संकेत के लिए प्रथम अक्षर के साथ एक अक्षर और लगा देते हैं। जैसे ब्रोमीन, बिस्मथ, बेरियम, कैल्शियम, क्लोरीन, यानी एक पहले अक्षर के साथ कोई अक्षर और लगा देते हैं। कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नामों से लिए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना, पीबी, ठीक है, शीशा जिसको कहते हैं, ये पारा है आपका, ये टंगस्टन है, और ये टिन है। संकेतों का महत्व क्या है? संकेतों से उस तत्व के एक परमाणु का बोध होता है। जैसे संकेत हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। संकेत से उस तत्व के परमाणु भार को बराबर तत्व के द्रव्यमान का बोध होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 के बराबर तत्व के द्रव्यमान को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, आराम से नोट्स बना लेंगे। ये हमने मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाया है, तो इसका आप नोट्स ज़रूर निश्चित रूप से बनाते रहें, और इस तरह से इसका नोट्स बना लेंगे। अब ये है, दूसरा है, द्रव्यमान की इकाई ग्राम होने पर तत्व का संकेत उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु को निरूपित करता है। द्रव्यमान की इकाई ग्राम होने पर तत्व का संकेत उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु को निरूपित करता है। और चौथा है, संकेत तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार होने पर किसी तत्व का संकेत उस तत्व के 6.023 × 1023 आयोगार्धो संख्या है, 6.023 × 1023 परमाणु को निरूपित करता है। यहाँ 6.023 × 1023 आयोगार्धो संख्या N0 है। अब परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना अधिक है। यानी तत्व का परमाणु भार होगा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अतः किसी तत्व का परमाणु भार उसके परमाणु के द्रव्यमान को एमयू मात्रक में व्यक्त करते हैं। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट नामक मात्रक में व्यक्त करते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वो द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परमाणु क्या होते हैं? एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते बल्कि ये परमाणु अणु एवं आयन की अवस्था में रहते हैं। अब आज अणु क्या होता है? अणु देखिए क्या होता है। किसी पदार्थ तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसका रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, उस पदार्थ का अणु कहलाता है। पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसका रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान होता है, उस पदार्थ को हम अणु कहते हैं। अणु की परिभाषा ये आप लिखेंगे। उदाहरण, जल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। ये हमने भी निकाल दिया था। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का भार जो होता है वो 1:8 के अनुपात में होता है। अणु के लक्षण क्या होते हैं? अणु के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अणुओं के निर्माण परमाणु के परस्पर संयोग से होता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अणुओं का निर्माण जो होता है वो परमाणुओं के संयोग से होता है। अणुओं के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है समपरमाणु अणु। समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने अणु समपरमाणु अणु कहलाते हैं। सरल पदार्थों के अणु समपरमाणु होते हैं, यानी समान प्रकार के परमाणु से बने अणु समपरमाणु कहते हैं। सरल पदार्थों के अणु समपरमाणु होते हैं। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या अणु की परमाणुकता कहलाती है। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या जो होती है उसकी परमाणुकता कहलाती है। जिस तत्व के अणु में केवल एक परमाणु होते हैं उसे एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैसें क्या हैं? हीलियम, न्यूऑन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान, ये एक परमाणु है। तथा धातुओं के अणु एक परमाणु होते हैं, यानी अक्रिय गैसों के और धातुओं के परमाणु एक परमाणु होते हैं। दो परमाणु से बने अणु को द्विपरमाणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन, ये क्या होते हैं? द्विपरमाणु होते हैं। ओजोन क्या होते हैं? त्रिपरमाणु होते हैं। फास्फोरस P4 चतुर्परमाणु होते हैं। तथा सल्फर जो होता है ये तथा सल्फर के अणु S8 अष्टपरमाणु होते हैं। अब विषम परमाणु अणु क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु को विषम अणु कहते हैं, विषम परमाणु अणु कहते हैं। यौगिक अणु विषम परमाणु अणु होते हैं। जैसे जल है ना, जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से ऑक्सीजन के 1 परमाणु संयुक्त बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के संयोग से बनता है। अब तत्वों के अणु क्या होते हैं? किसी तत्व के अणु में रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 अधिक समान परमाणु होते हैं, उधर उत्कृष्ट गैस, हीलियम, आर्गन आदि। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहे जाते हैं। जैसे O2 हमेशा O2 रहेगा, O नहीं लिख सकते। यदि 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसे ओजोन O3 कहते हैं। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता की परिभाषा आ गई कि परमाणुकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। धातु परमाणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं की संरचना जैसे C के परमाणु अणुओं की संरचना नहीं होती, किंतु उनकी अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं।
धातु के अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं की संरचना, जैसे कार्बन के अणुओं की संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बने एक पुंज बना रहता है उनके अणुओं में। ठीक है, अब आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता दी हुई है, तत्वों के नाम दिए हुए हैं, तत्वों के प्रकार, नाम, परमाणुकता। ये अधातु है, अधातु में आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। अब एक परमाणु है आर्गन, हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, आयजन लगा मैंने ऊपर वाला, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुपरमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है। धातु में सोडियम, आयन, एल्युमिनियम और कॉपर। तो ये सब सारे के सारे एक परमाणुक हैं, ये सारे के सारे सोडियम एक परमाणुक है, आयन एक परमाणुक है, एल्युमिनियम एक परमाणुक है, कॉपर एक परमाणुक है। अब यौगिकों के अणु क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यौगिक के अणु, यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है 1:8 के अनुपात में। ठीक है, अमोनिया में N और H होता है 14:3 के अनुपात में। कार्बन डाइऑक्साइड में C और O होता है 3:8 के अनुपात में संयोग करते हैं। अब आ जाइए, आयन क्या होता है? आयन धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों को परस्पर तीव्र आकर्षण बल के कारण ये आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ऋण आवेशित आयनों को ऋणायन तथा धन आवेशित आयनों को धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन Na+ तथा क्लोराइड आयन Cl- संगठक कणों के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? जिन आयनों में एक से अधिक तत्वों के परमाणु विद्यमान होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप जो है यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन दिए हुए हैं, इसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ये बहुपरमाणुक आयन दिए हुए हैं, यहाँ इसके बाद बहुपरमाणुक आयन लिखने के बाद यहाँ से आपको सारणी बना लेनी है। सारणी में कुछ समान सरल एवं बहुपरमाणुक आयन दिए हुए हैं। अब ये है आयन का नाम दिया है, सोडियम पर 1, पोटेशियम पर K+1, सिल्वर पर 1, कॉपरस पर 1, मैग्नीज पर Mg पर 2, कैल्शियम पर 2, जिंक पर 2, आयरन फेरस पर 2, क्यूप्रस, फेरस है ये, क्यूप्रस है, जो कम होता है वास होता है, जो अधिक होता है इनहोइक होता है। एल्युमिनियम पर 3, आयरन पर, ये फेरिक हो गया, तो ये फेरिक इसका नाम दिया जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का दिया हुआ है, क्लोराइड का दिया, ये माइनस में, ब्रोमीन का 1 है, आयोडीन का, आयोडाइड का 1 है, ऑक्साइड का वो -2 है, सल्फाइड का S पर -2 है, नाइट्रेट पर N पर -3 है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है आपको। अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट, ये सबके सब मान दिए हुए हैं। इन सबको आपको याद करके लिखना है। तो इस तरह से इसका हमने पहला पार्ट बता दिया है। दूसरा पार्ट जो है अगले दिन जो है हम बताएंगे और आपको बना के बताएंगे, समझाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में, तीसरा चैप्टर है, इसको नोट ज़रूर बनाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।